अध्याय 18। जब आप किसी भी चीज पर विश्वास करेंगे, कल्पना कीजिए कि एक एलियन पृथ्वी पर भेजा गया है। उनका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर नजर रखना है। वो न्यूयॉर्क शहर के ऊपर चक्कर लगाता है, अर्थव्यवस्था को आकार देने की कोशिश कर रहा है और 2007 और 2009 के बीच यह कैसे बदल गया। 2007 के नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडराता है। वो चमकदार रोशनी, राक्षसी होर्डिंग, आतिशबाजी और टीवी कैमरों से घिरे हजारों खुश पार्टी में देखता है। वो 2009 के नव वर्ष की पूर्व संध्या पर टाइम्स स्क्वायर में वापस आता है। वो उज्ज्वल रोशनी, राक्षसी होर्डिंग, आतिशबाजी और टीवी कैमरों से घिरे हजारों खुश पार्टी के लोगों को देखता है। यह उसी के बारे में दिखता है। वो ज्यादा अंतर नहीं देख सकता। वो लगभग उतनी ही संख्या में न्यूयॉर्कर्स को शहर के चारों ओर घूमते हुए देखता है। वे लोग समान संख्या में कार्यालय भवनों से घिरे होते हैं, जिनमें समान संख्या में कंप्यूटरों के साथ समान संख्या में डेस्क होते हैं, जो समान संख्या में इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े होते हैं। शहर के बाहर वो समान संख्या में ट्रकों और समान संख्या में ट्रकों को ढोते हुए समान राजमार्गों से जुड़े हुए कारखानों और गोदामों को देखता है। वो जमीन के थोड़ा करीब आता है और देखता है कि वही विश्वविद्यालय समान विषयों को पढ़ाते हैं और समान संख्या में लोगों को समान डिग्री देते हैं। वो समान अभूतपूर्व विचारों की रक्षा करने वाले समान संख्या में पेटेंट देखता है। उन्होंने देखा कि प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है। 2009 में सभी के पास ऐसे स्मार्टफोन हैं जो 2007 में मौजूद नहीं थे। कंप्यूटर अब तेज हो गए हैं। दवा बेहतर है। कारों को बेहतर गैस माइलेज मिलता है। सौर और फ्रैकिंग तकनीक उन्नत हो गई है। सोशल मीडिया तेजी से बढ़ा है। जब वो देश भर में उड़ता है तो वो वही देखता है। दुनिया भर में वही अधिक। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 2009 में अर्थव्यवस्था लगभग उसी आकार में है, शायद इससे भी बेहतर, जैसा कि 2007 में था। फिर वो संख्याओं को देखता है। वो हैरान है कि अमेरिकी परिवार 2009 में 2007 की तुलना में $16 ट्रिलियन अधिक गरीब हैं। वो स्तब्ध है कि 10 मिलियन अधिक अमेरिकी बेरोजगार हैं। वह अविश्वास में है जब उसे पता चलता है कि शेयर बाजार की कीमत 2 साल पहले की तुलना में आधी है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि लोगों की उनकी आर्थिक क्षमता का पूर्वानुमान गिर गया है। मुझे यह नहीं मिला, वे कहते हैं। मैंने शहरों को देखा है। मैंने कारखानों को देखा है। आप लोगों के पास वही ज्ञान, वही उपकरण, वही विचार हैं। कुछ नहीं बदला है। तुम गरीब क्यों हो? आप अधिक निराशावादी क्यों हैं? 2007 और 2009 के बीच एक बदलाव विदेशी नहीं देख सका। अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जो कहानियां बताईं, 2007 में हमने आवास की कीमतों की स्थिरता, बैंकरों की समझदारी और वित्तीय बाजारों की सही कीमत जोखिम की क्षमता के बारे में एक कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। यही एकमात्र चीज है जो बदल गई है, लेकिन इसने दुनिया में सब कुछ बदल दिया। एक बार यह कथा कि घर की कीमतें बढ़ती रहेंगी टूट गई। बंधक चूक बढ़ गई। फिर बैंकों ने पैसा खो दिया। फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों को उधार देना कम कर दिया, जिससे छंटनी हुई, जिससे कम खर्च हुआ, जिसके कारण अधिक छंटनी हुई। और आगे भी। एक नए आख्यान से चिपके रहने के अलावा हमारे पास 2009 में धन और विकास के लिए एक समान, यदि अधिक नहीं, क्षमता थी, जैसा कि हमने 2007 में किया था। फिर भी अर्थव्यवस्था को 80 वर्षों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यह 1945 में जर्मनी से अलग है, जिसका विनिर्माण आधार समाप्त कर दिया गया था, या 2000 के दशक में जापान, जिसकी कामकाजी उम्र की आबादी सिकुड़ रही थी। यह मूर्त आर्थिक क्षति है।
2009 में हमने अपने आप को कथात्मक क्षति पहुंचाई, और यह बहुत ही शातिर था। यह मौजूद सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों, निवेशों और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, तो हम मूर्त चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पास कितना सामान है और हम क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन कहानियां अब तक अर्थव्यवस्था की सबसे शक्तिशाली ताकत हैं। वे ईंधन हैं जो अर्थव्यवस्था के मूर्त भागों को काम करने दे सकते हैं, या ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को वापस रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने पैसे का प्रबंधन करते समय कहानी संचालित दुनिया के बारे में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. जितना अधिक आप चाहते हैं कि कुछ सच हो, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास करेंगे जो इसके सच होने की संभावना को कम कर देती है। आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? डॉक्यूमेंट्री हाउ टू लिव फॉरएवर उस मासूम सवाल को 1 शताब्दी के लिए पूछता है जिसने एक अद्भुत प्रतिक्रिया की पेशकश की। युद्धविराम दिवस, उसने कहा। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले 1918 के समझौते का जिक्र करते हुए। क्यों? निर्माता पूछता है। क्योंकि हम जानते थे कि कोई और युद्ध फिर कभी नहीं होगा, वो कहती हैं। 21 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमें सच लगती हैं क्योंकि हम उन्हें सच होना चाहते हैं। मैं इन चीजों को आकर्षक कल्पना कहता हूँ। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं? विशेष रूप से निवेश और अर्थव्यवस्था पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक आकर्षक कल्पना तब होती है जब आप स्मार्ट होते हैं, आप समाधान खोजना चाहते हैं, लेकिन सीमित नियंत्रण और उच्च दांव के संयोजन का सामना करते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। वे आपको किसी भी चीज के बारे में विश्वास दिला सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। अली हाजाजी का बेटा बीमार था। उनके यमनी गांव के बुजुर्गों ने एक लोक उपचार का प्रस्ताव रखा। अपने बेटे की छाती के माध्यम से अपने शरीर से बीमारी को दूर करने के लिए एक जलती हुई छड़ी की नोक को धक्का दें। प्रक्रिया के बाद हाजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, जब आपके पास पैसे नहीं हैं और आपका बेटा बीमार है, तो आप कुछ भी विश्वास करेंगे। 64 चिकित्सा हजारों वर्षों से उपयोगी दवा की भविष्यवाणी करती है। वैज्ञानिक पद्धति और रोगाणुओं की खोज से पहले रक्त त्याग, भुखमरी चिकित्सा, बुराइयों को बाहर निकालने के लिए आपके शरीर में छेद करना, और अन्य उपचार थे जो आपके निधन को तेज करने के अलावा कुछ नहीं करते थे। यह पागल लगता है, लेकिन अगर आपको एक समाधान की सख्त जरूरत है और एक अच्छा समाधान ज्ञात नहीं है या आपके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम प्रतिरोध का रास्ता हाजाजी के तर्क की ओर है। कुछ भी विश्वास करने के लिए तैयार। बस कुछ भी कोशिश मत करो, लेकिन विश्वास करो। क्रॉनिकलिंग द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, डैनियल डेफो 1722 में लिखा। लोगों को भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय अनुमानों, सपनों और पुरानी पत्नियों की कहानियों के पहले या बाद की तुलना में अधिक आदी थे। पंचांगों ने उन्हें बहुत डरा दिया। घरों और सड़कों के कोनों को डॉक्टरों के बिलों के साथ चिपका दिया गया था, और अज्ञानी साथियों के कागजात झकझोरना और लोगों को उपचार के लिए उनके पास आने के लिए आमंत्रित किया, जो आमतौर पर इस तरह के उत्कर्ष के साथ शुरू किया गया था। प्लेग के खिलाफ अचूक निवारक गोलियां, संक्रमण के खिलाफ कभी भी संरक्षक नहीं, हवा के भ्रष्टाचार के खिलाफ संप्रभु सौहार्द। प्लेग ने 18 महीनों में लंदन के 1/4 लोगों की जान ले ली। जब दांव इतना ऊंचा होगा तो आप किसी भी चीज पर विश्वास करेंगे। अब इस बारे में सोचें कि सीमित जानकारी का एक ही सेट और उच्च दांव हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं, जिसका सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कम है? आंशिक रूप से क्योंकि निवेश में दांव इतने ऊंचे हैं।
कुछ स्टॉक सही चुनें और आप बिना ज्यादा मेहनत किए अमीर बन सकते हैं। अगर किसी की भविष्यवाणी सच होने की 1% संभावना है और यह सच होने से आपके जीवन को बदल देगा, तो ध्यान देना पागलपन नहीं है बस मामले में। और इतनी सारी वित्तीय रायें हैं कि एक बार जब आप कोई रणनीति या पक्ष चुनते हैं तो आप उनमें आर्थिक और मानसिक रूप से निवेशित हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक निश्चित स्टॉक 10 गुना बढ़े, तो वो आपकी जमात है। अगर आपको लगता है कि एक निश्चित आर्थिक नीति अति मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी, तो ये आपका पक्ष है। ये कम संभावना वाले दांव हो सकते हैं। समस्या यह है कि दर्शक 1% मौके की तरह कम ऑड्स को कैलिब्रेट नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कई लोग दृढ़ विश्वास के लिए डिफ़ॉल्ट हैं कि वे जो सच होना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से सत्य है, लेकिन वे ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना मौजूद है। निवेश एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक पुरस्कारों के लिए दैनिक अवसर प्रदान करता है। लोग वित्तीय नीमहकीमी में इस तरह से विश्वास करते हैं जैसे वे कभी नहीं करेंगे। कहते हैं, मौसम की क्वैकरी क्योंकि अगले सप्ताह शेयर बाजार क्या करेगा। इसकी सही भविष्यवाणी करने के लिए पुरस्कार एक अलग ब्रह्मांड में है। यह भविष्यवाणी करने के लिए पुरस्कारों की तुलना में कि क्या यह अगले सप्ताह धूप या बारिश होगी। गौर करें कि 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड ने 2018 को समाप्त 10 वर्षों में अपने बेंचमार्क से कम प्रदर्शन किया है। यह आंकड़ा पीढ़ियों के लिए काफी स्थिर रहा है। आपको लगता है कि इस तरह के खराब प्रदर्शन वाला उद्योग होगा एक आला सेवा बने और व्यवसाय में कठिन समय बिताएं। लेकिन इन फंडों में लगभग $5 ट्रिलियन का निवेश किया गया है। 66 किसी को अगले वॉरेन बफे के साथ निवेश करने का मौका दें और वे इस विश्वास के साथ विश्वास करेंगे कि लाखों लोग इसके पीछे अपनी जीवन बचत लगा देंगे। या बनी मैडॉफ को लें। उनकी पूंजी योजना स्पष्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने रिटर्न की सूचना दी जो कभी भिन्न नहीं थे। उनका एक अपेक्षाकृत अज्ञात लेखा फर्म द्वारा ऑडिट किया गया था और उन्होंने रिटर्न कैसे प्राप्त किया गया था, इस बारे में अधिक जानकारी जारी करने से इनकार कर दिया। फिर भी मैडॉफ ने दुनिया के कुछ सबसे परिष्कृत निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए। उसने एक अच्छी कहानी सुनाई और लोग उस पर विश्वास करना चाहते थे। यह इस बात का एक बड़ा हिस्सा है कि त्रुटि, लचीलेपन और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जगह पिछले अध्यायों में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय अपरिहार्य हैं। आप जो सच होना चाहते हैं और एक स्वीकार्य परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको क्या सच होने की आवश्यकता है के बीच जितना बड़ा अंतर है, उतना ही आप अपने आप को एक आकर्षक वित्तीय कल्पना के शिकार होने से बचा रहे हैं। जब किसी पूर्वानुमान में त्रुटि की गुंजाइश के बारे में सोचते हैं तो यह सोचना आकर्षक होता है कि संभावित परिणाम आपके सही होने से लेकर आपके बहुत सही होने तक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप चाहते हैं कि कुछ इतनी बुरी तरह से सच हो कि आपके पूर्वानुमान की सीमा वास्तविकता के समान बॉलपार्क में भी न हो। अपनी पिछली 2007 की बैठक में फेडरल रिजर्व ने भविष्यवाणी की थी कि 2008 और 2009.67 में आर्थिक विकास क्या होगा। पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था से थके हुए ये आशावादी नहीं था। इसने संभावित वृद्धि की एक सीमा की भविष्यवाणी की निचले सिरे पर 1.6% की वृद्धि, उच्च अंत में 2.8%। वो इसकी सुरक्षा का मार्जिन था। त्रुटि के लिए इसकी जगह वास्तव में अर्थव्यवस्था 2% से अधिक सिकुड़ गई, जिसका अर्थ है कि फेड का निम्न अंत अनुमान लगभग 3 गुना कम था। एक नीति निर्माता के लिए एकमुश्त मंदी की भविष्यवाणी करना कठिन है, क्योंकि मंदी उनके करियर को जटिल बना देगी। तो यहाँ तक सबसे खराब स्थिति के अनुमान शायद ही कभी धीमी आश वृद्धि से भी बदतर कुछ भी उम्मीद करते हैं। यह एक आकर्षक कथा है।
और इस पर विश्वास करना आसान है क्योंकि कुछ भी बदतर की उम्मीद करना बहुत दर्दनाक है। नीति निर्धारक आलोचना के आसान निशाने पर होते हैं, लेकिन हम सभी कुछ हद तक ऐसा करते हैं, और हम इसे दोनों दिशाओं में करते हैं। यदि आपको लगता है कि मंदी आ रही है और आप अपने शेयरों को प्रत्याशा में भुनाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपका दृष्टिकोण अचानक से विकृत हो जाएगा जो आप चाहते हैं। हर किस्सा एक संकेत की तरह दिखेगा कि कयामत आ गई है, शायद इसलिए नहीं कि उसके पास है, बल्कि इसलिए कि आप इसे चाहते हैं। प्रोत्साहन एक शक्तिशाली प्रेरक है, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे हमारे अपने वित्तीय लक्ष्यों और दृष्टिकोणों को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। त्रुटि के लिए कमरे की तुलना में वित्त में कोई बड़ी ताकत नहीं है, और जितना अधिक दांव, उतना ही व्यापक होना चाहिए। 2. हर किसी के पास दुनिया का अधूरा नजरिया होता है, लेकिन हम अंतराल को भरने के लिए एक पूर्ण कथा बनाते हैं। यह लिखते हुए मेरी बेटी लगभग 1 वर्ष की है। वो हर चीज के बारे में उत्सुक है और बहुत तेजी से सीखती है, लेकिन कभी कभी मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें वो समझ नहीं पाती है। उसे नहीं पता कि उसके पिता रोज सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, करियर, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के लिए बचत की अवधारणा उसके लिए पूरी तरह से विदेशी है। उसे फेडरल रिजर्व, क्रेडिट डेरिवेटिव्स या नाफ्टा समझाने की कोशिश करने की कल्पना करें। असंभव। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है। वो भ्रम में इधर उधर नहीं भटकती। 1 साल की उम्र में भी उसने अपना आंतरिक वर्णन लिखा है कि सब कुछ कैसे काम करता है। कंबल आपको गर्म रखता है, माँ की गोदी आपको सुरक्षित रखती है, और खजूर का स्वाद अच्छा होता है। वो जो कुछ भी देखती है वो कुछ दर्जन मानसिक मॉडलों में से एक में फिट बैठता है। सीखा। जब मैं काम पर जाता हूँ तो वो भ्रम में नहीं रुकती, यह सोचकर कि वेतन और बिल क्या हैं। उसके पास स्थिति की स्पष्ट व्याख्या है। पिताजी मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, और मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ खेलें, इसलिए मैं दुखी हूँ। भले ही वो बहुत कम जानती है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ जानती है उसके आधार पर वो खुद को एक सुसंगत कहानी बताती है कि क्या हो रहा है। हम सभी, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो, एक ही काम करते हैं। अपनी बेटी की तरह, मुझे नहीं पता कि मैं क्या नहीं जानता, इसलिए मैं अपने पास उपलब्ध मानसिक मॉडलों के सीमित सेट के माध्यम से दुनिया को समझाने के लिए अतिसंवेदनशील हूँ। उसकी तरह, मैं अपने सामने आने वाली हर चीज में सबसे अधिक समझने योग्य कारणों की तलाश करता हूँ, और उसकी तरह, मैं उनमें से बहुतों के बारे में गलत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि दुनिया कैसे काम करती है। इसके बारे में मुझे बहुत कम पता है। ये अधिकांश तथ्य आधारित विषयों के लिए सही है। इतिहास ले लो, यह पहले से ही हुई चीजों की गिनती है। यह स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन जैसा कि B.H. लिडेल हॉट ने किताब में लिखा है कि हम इतिहास से क्यों नहीं सीखते। इतिहास कल्पना और अंतर्ज्ञान की सहायता के बिना व्याख्या नहीं की जा सकती। सबूतों की भारी मात्रा इतनी भारी है कि चयन अपरिहार्य है। जहाँ चयन है वहाँ कला है। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, वे वही खोजते हैं जो उन्हें सही साबित करता है और उनकी व्यक्तिगत राय की पुष्टि करता है। वे वफादारी की रक्षा करते हैं। वे पुष्टि करने या हमला करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। वे असुविधाजनक सत्य का विरोध करते हैं क्योंकि हर कोई स्वर्गदूतों का पक्ष लेना चाहता है। जैसे हम सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए युद्ध शुरू करते हैं। डैनियल कन्नमैन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया था जो लोग खुद को अतीत की समझ बनाने के लिए बताते हैं। उसने कहा, पश्चादृष्टि, अतीत को समझाने की क्षमता हमें यह भ्रम देती है कि दुनिया समझ में आती है। यह हमें भ्रम देता है कि दुनिया समझ में आती है।
भले ही इसका कोई मतलब न हो। कई क्षेत्रों में गलतियां पैदा करना एक बड़ी बात है। अधिकांश लोग जब किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि वे इसे नहीं समझते हैं, क्योंकि वे एक स्पष्टीकरण के साथ आने में सक्षम हैं जो दुनिया में अपने स्वयं के अनूठे दृष्टिकोण और अनुभवों के आधार पर समझ में आता है। हालांकि सीमित है वे अनुभव हैं। हम सभी चाहते हैं कि जिस जटिल दुनिया में हम रहते हैं वो समझ में आए, इसलिए हम प्रभावी रूप से ब्लाइंड स्पॉट के अंतराल को भरने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं। आर्थिक रूप से ये कहानियां हमारे लिए क्या करती हैं, आकर्षक और भयानक दोनों हो सकती हैं। जब मैं दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में अंधा हूं, तो मैं पूरी तरह से गलत समझ सकता हूं कि शेयर बाजार ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। इस तरह से मुझे यह जानने की मेरी क्षमता पर बहुत अधिक विश्वास होता है कि यह आगे क्या कर सकता है। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करने का कारण इतना कठिन है क्योंकि आप दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि दुनिया आपके तरीके से संचालित होती है। जब आप उन कारणों के लिए निर्णय लेते हैं जिन्हें मैं समझ भी नहीं सकता, तो हो सकता है कि मैं आंख बंद करके आपके लिए सही और मेरे लिए विनाशकारी निर्णय ले सकूं। जैसा कि हमने अध्याय 16 में देखा, बुलबुले इस प्रकार बनते हैं। आप कितना नहीं जानते हैं। इसके संदर्भ में आने का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो आपके नियंत्रण से बाहर है, और इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है। बाजार के पूर्वानुमानों के बारे में सोचें। हम उन पर बहुत बुरे हैं। मैंने एक बार गणना की थी कि यदि आप यह मान लें कि बाजार हर साल अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर जाता है, तो आपकी सटीकता बेहतर है यदि आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के शीर्ष 20 बाजार रणनीतिकारों के औसत वार्षिक पूर्वानुमानों का पालन करते हैं। मंदी की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता बहुत बेहतर नहीं है, और चूंकि बड़ी घटनाएं कहीं से भी सामने आती हैं, पूर्वानुमान अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में भविष्यवाणी का भ्रम दे रहे हैं जहां अप्रत्याशित घटनाएं अधिकांश परिणामों को नियंत्रित करती हैं। कार्ल रिचर्ड्स लिखते हैं, जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सोच लिया है तो जोखिम क्या बचा है, यह लोग जानते हैं। मैं किसी ऐसे निवेशक से नहीं मिला हूं जो वास्तव में यह सोचता हो कि बाजार के पूर्वानुमान सही या उपयोगी हैं। लेकिन अभी भी मीडिया और वित्तीय सलाहकारों दोनों में पूर्वानुमानों की जबरदस्त मांग है। क्यों? मनोवैज्ञानिक फिलिप टेटलॉक ने एक बार लिखा था, हमें विश्वास करने की जरूरत है कि हम एक अनुमानित, नियंत्रणीय दुनिया में रहते हैं। इसलिए हम आधिकारिक ध्वनि वाले लोगों की ओर मुड़ते हैं जो उस जरूरत को पूरा करने का वादा करते हैं। उस जरूरत को पूरा करना उसे पूरा करने का एक शानदार तरीका है। यह विश्वास करना चाहते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। एक भावनात्मक खुजली है जिसे खरोंचने की जरूरत है, न कि एक विश्लेषणात्मक समस्या की गणना और हल करने के लिए। अनिश्चितता की वास्तविकता की तुलना में नियंत्रण का भ्रम अधिक प्रेरक है। इसलिए हम परिणामों के बारे में कहानियों से चिपके रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं। इसका एक हिस्सा अनिश्चितता के क्षेत्रों के साथ परिशुद्धता के भ्रमित क्षेत्रों से संबंधित है। नासा का न्यू हॉराइजन्स अंतरिक्ष यान 2 साल पहले प्लूटो के पास से गुजरा था। यह 3 अरब मील की यात्रा थी जिसमें 9.5 साल लगे। नासा के अनुसार यात्रा जनवरी 2006 में जब शिप को लॉन्च किया गया था, तब अनुमान से लगभग 1 मिनट कम लगा। उसके बारे में सोचना, 1 दशक लंबी यात्रा में नासा का पूर्वानुमान 99.99998% सटीक था। यह न्यूयॉर्क से बोस्टन की यात्रा की भविष्यवाणी करने और 1 सेकंड के 4 मिलियनवें हिस्से के भीतर सटीक होने जैसा है। लेकिन खगोल भौतिकी पूर्वता का क्षेत्र है। यह मानव व्यवहार और भावनाओं की अनिश्चितताओं से प्रभावित नहीं है।
जैसे वित्त है, व्यापार, अर्थशास्त्र और निवेश, अनिश्चितता के क्षेत्र हैं जो अत्यधिक निर्णयों से प्रेरित होते हैं जिन्हें आसानी से साफ सूत्रों के साथ नहीं समझाया जा सकता है। जैसे प्लूटो कैन की यात्रा, लेकिन हम चाहते हैं कि यह प्लूटो की यात्रा की तरह हो, क्योंकि नासा के एक इंजीनियर के 99.99998% परिणाम के नियंत्रण में होने का विचार सुंदर और आरामदायक है। यह इतना सुकून देने वाला है कि हम अपने आप को यह बताने के लिए ललचाते हैं कि हमारे जीवन के अन्य हिस्सों में हमारा कितना नियंत्रण है, जैसे कि पैसा। कन्नमन ने एक बार इन कहानियों का मार्ग प्रशस्त किया। योजना बनाते समय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, दूसरों की योजनाओं और कौशल की उपेक्षा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत की व्याख्या करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने दोनों में हम कौशल की कारण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भाग्य की भूमिका की उपेक्षा करते हैं। हम जो जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हम नहीं जानते उसकी उपेक्षा करते हैं, जिससे हमें अपने विश्वासों पर अत्यधिक विश्वास हो जाता है। उन्होंने बताया कि यह व्यवसायों को कैसे प्रभावित करता है। मुझे कई मौकों पर नवोन्मेषी स्टार्टअप में संस्थापकों और प्रतिभागियों से एक प्रश्न पूछने का अवसर मिला है। आपके प्रयास का परिणाम किस हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी फर्म में क्या करते हैं? यह स्पष्ट रूप से एक आसान प्रश्न है। उत्तर जल्दी आता है और यह कभी भी 80% से कम नहीं रहा है, यहाँ तक जब उन्हें यकीन नहीं होता कि वे सफल होंगे। तो ये साहसी लोग सोचते हैं कि उनका भाग्य लगभग पूरी तरह से उनके ही हाथों में है। वे निश्चित रूप से गलत हैं। एक स्टार्टअप का परिणाम उसके प्रतिस्पर्धियों की उपलब्धियों और बाजार में बदलाव पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि उसके अपने प्रयासों पर। हालांकि उद्यमी स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे सबसे अच्छी तरह से क्या जानते हैं, उनकी योजनाएं और कार्य और सबसे तात्कालिक खतरे और अवसर, जैसे कि धन की उपलब्धता। वे अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में कम जानते हैं और इसलिए भविष्य की कल्पना करना स्वाभाविक लगता है जिसमें प्रतियोगिता बहुत कम भूमिका निभाती है। हम सब कुछ हद तक ऐसा करते हैं, और मेरी बेटी की तरह यह हमें थोड़ा परेशान नहीं करता है। हम अंधे और भ्रमित होकर नहीं घूमते। हमें यह सोचना होगा कि हम जिस दुनिया में काम करते हैं वो इस आधार पर समझ में आता है कि हम क्या जानते हैं। यदि आप अन्यथा महसूस करते हैं तो सुबह बिस्तर से उठना बहुत कठिन होगा। लेकिन एलियन पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा रहा है। वो जो आश्वस्त है वो जानता है कि वो जो देखता है उसके आधार पर क्या हो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत हो जाता है क्योंकि वो हर किसी के सिर के अंदर चल रही कहानियों को नहीं जान सकता है। वो हम सब हैं।